Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to perform lab number 3 of our power distribution and utilization course, which is about voltage drop, or in other words voltage regulation, analysis of a radial distribution system. So as we know that we have different types of distribution system according to their topology, which are like radial system, interconnected system, ring main system. So in this lab we are going to have an analysis of a radial distribution system. So let's just see a typical radial distribution system from this diagram. So as you can see that this is a typical radial system distribution network in which we have one main supply from which we are getting the voltage of 250 volts, and from this 250 volts we have different loads connected at different points. We have 1 2 3 4 5. We have loads connected at point A, point B, point C, point D, E and F. So we have in total 6 different loads connected at some distances to this main supply. So the question here arises is that why is it important to analyze the voltage drop or the voltage at every point of this system? Why is it important, since we know that all of these points are connected to one point, that is this. All of these points are getting the voltage supply of 250 volts. So why are we so much concerned about the voltage drops at these points? जब अगर हम एक टिपिकल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देखें तो हमें पता होता है कि अगर सारे के सारे लोड्स जो हैं वो किसी भी एक पॉइंट, किसी एक नोड के ऊपर ही कनेक्टेड हैं, तो वी नो दैट ऑल ऑफ दीज लोड्स विल बी गेटिंग वन वोल्टेज. यानी कि अगर हमारे पास ये सारे के सारे लोड्स एक ही पॉइंट यानी कि 250 वोल्ट्स पर कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब है कि इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि सारे के सारे लोड्स जो हैं वो एक ही वोल्टेज यानी कि 250 वोल्ट्स जो हैं वो ले रहे होंगे. बट वाई आर वी सो कंसर्न्ड कि हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो क्यों आ रहा है? सो द वोल्टेज ड्रॉप जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर हर पॉइंट पर, वो आ रहा है इस केबल की वजह से. यानी कि ये जो हमारे पास इन प्रैक्टिकल अगर हम इस केबल को एनालाइज करें और हम इसको इसी केबल को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एनालाइज करें, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. बेसिकली जब हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, वी जस्ट कनेक्टेड थ्रू अ जम्पर वायर. हम एक जम्पर वायर के थ्रू इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं. अब हमें पता है कि जम्पर वायर की जो हमारे पास एक वायर की लेंथ और वायर की एरिया वगैरह को हम देखें तो हमें पता चलता है कि उसकी लेंथ बहुत छोटी सी होती है, एरिया भी बहुत कम होता है. तो फ्रॉम दैट वी कैन एज्यूम कि हमारे पास जो उसकी रेजिस्टेंस, जो हमारे पास लाइन इम्पिडेंस होगी या लाइन जो रिएक्टेंस होगी, वो बहुत नेग्लिजिबल होगी. सो वी डोंट कंसिडर दैट इन आर कैलकुलेशंस. और हम लोग प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास कोई एज सच कोई खास डिफरेंस आता भी नहीं है उसके कनेक्शंस की वजह से. तो वी कैन हैव एज मैनी जम्पर वायर्स कनेक्टेड टू ईच अदर एज दैट. बट इन दिस इन प्रैक्टिकल सिनेरियो ऑफ आवर हाई टेंशन पावर सिस्टम्स अगर हम देखें तो वी नो कि हमारे पास ये जो केबल कनेक्ट कर रही होती है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, यानी कि हमारे पास जो हमारे फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया में पीएमटी के थ्रू हमारे पास हमारे घरों तक जो है वो हमारे पास सप्लाई आ रही है, तो हमारे पास जो केबल्स होते हैं दैट इज़ नॉट कंपेरेबल टू द जम्पर वायर्स वी कनेक्ट इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस. देयर आर ह्यूज. ठीक है, हमारे पास वो ह्यूज होते हैं, यानी कि उनका जो केबल साइज होता है थोड़ा वो काफ़ी डिफरेंट होता है, उनकी लेंथ, एरिया वगैरह सब डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास उस केबल के अंदर जो है हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज रिएक्टेंस भी होती है. यानी कि अगर हम इस केबल को ऑब्जर्व करें जो कि इस पॉइंट को, इस ग्रिड के पॉइंट को इस पॉइंट ए तक को कनेक्ट कर रहा है ये केबल, दिखने में ये केबल सिर्फ एक लाइन है और कुछ भी नहीं है. बट इन दैट लाइन वी विल हैव अ पैरामीटर्स, effect of the parameters like resistance as well as reactance, or in some cases we can have the admittance as well through the because of the parallel capacitance. ठीक है, तो अब हम उन पैरामीटर्स के इफेक्ट को इन वोल्टेज कैलकुलेशंस में जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते. क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि जितना इस लेंथ की जो है वो जितनी इस लाइन की लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, उतनी ही ज़्यादा इस लाइन के अंदर जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है वो इंक्रीज होगी. क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज वी नो दैट आवर रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स लाइक रो, or rho, which is the resistivity,
लेंथ, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस जो है वो लाइन की बढ़ेगी। अब हमें पता चल गया कि यानी कि जितनी ज़्यादा इस केबल की लेंथ बढ़ेगी, यानी कि जितना ज़्यादा दूर हमारा लोड जो है वो इस मेन सप्लाई से दूर होगा, उतनी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से लेकर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सप्लाई to the point of load हमें मिलेगा. Of course we will have a lesser voltage drop at this point A and we will have a higher voltage drop at this point F. So the objective of this lab is to determine the voltage drop at every point, यानी कि हम हर डिस्टेंस पर हम लोगों ने ये लोड्स क्या किए हैं, डिफरेंट लोड्स को स्कैटर कर दिया है एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, डिफरेंट अलग अलग डिस्टेंस पर हमने बहुत सारे एक ही तरह के लोड्स को, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इन लोड्स को हम लोगों ने प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलरली है, एक ही तरह के लोड्स को डिफरेंट पॉइंट्स पर कनेक्ट कर दिया है. एंड फ्रॉम दिस वी विल ऑब्जर्व कि व्हाट वोल्टेज ड्रॉप और व्हाट वोल्टेज एट दिस पॉइंट एंड व्हाट वोल्टेज एट दिस पॉइंट वी विल गेट, यानी कि जो सबसे करीबी लोड है उस पर हमें क्या वोल्टेज मिलेगा और जो सबसे दूर लोड है उस पर हमें क्या वोल्टेज मिलेगा. एंड सिंस वी नो कि हमारे पास जो डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं, जो डिज़ाइन रिस्ट्रिक्शंस होती है हमारे पास, उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं, जो हमारे पास पावर इंजीनियर होता है, वो कोशिश करता है कि जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमारे पास विद इन द रेंज ऑफ ±5% जो है वो लाई करे. यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेगुलेशन जिसका बार बार जिक्र कर रही हूँ, वो होता क्या है, वो होता ये है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस द रिसीविंग एंड वोल्टेज, यानी कि सेंडिंग एंड हमारा वोल्टेज जो है वो ये है, दैट इज 250 वोल्ट्स, माइनस द रिसीविंग वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज हमें इस पॉइंट पर मिलेगा वो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगी. उसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं उसके नॉमिनल वोल्टेज के साथ, जस्ट टू गेट द पर यूनिट वैल्यू और द एक्चुअल द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज रेगुलेशन, और हम उसको मोस्टली परसेंटेज में भी काउंट कर रहे होते हैं, ताकि क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज रेगुलेशन आती है वो असूली तौर पर बहुत कम आनी चाहिए, तो हमारे पास बहुत कम आती है, तो उसको बड़ी फिगर में लाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देते हैं. सो द पॉइंट आई वाज टेलिंग ओवर हियर इज दैट कि हमारा जो टारगेट होता है, जो डिज़ाइन इंजीनियर का टारगेट होता है, वो ये होता है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इस तरह से डिज़ाइन करे, यानी कि अपने केबल्स को, अपने लोड्स को इस तरह से डिज़ाइन करे, इस तरह की उसकी टोपोलॉजी जो है वो सेट करे कि जो हमारे पास सब लोड्स पर जो वोल्टेज रेगुलेशन ओवरऑल सिस्टम में जो आ रही हो, हर लोड के ऊपर जो वोल्टेज रेगुलेशन आ रही हो, वो इस ±5% वोल्ट्स की रेंज में लाई करे. यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई आ रहा है वो 250 है, तो यहाँ पर जितना भी इस पॉइंट तक ड्रॉप आएगा, पॉइंट F तक ड्रॉप आएगा, वो 250 का 5% ज़्यादा हो सकता है और 5% लेसर हो सकता है. वोल्टेज ड्रॉप रेगुलेशन 5% ज़्यादा या 5% कम हो सकती है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो जाएगी वोल्टेज रेगुलेशन, 5% से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 5% वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि अगर 250 है, 250 का 5% वी कैलकुलेट विच विल बी अराउंड 200 आई एम नॉट श्योर, और 220. ठीक है, तो इससे ज़्यादा या कम हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते. ठीक है, जो भी इसका रेंज आएगी, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड इट, तो जो भी इस रेंज से हम अगर ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे तो हमारा ये जो डिज़ाइन होगी, ये जो इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिज़ाइन होगा, वो एक ऑप्टिमल डिज़ाइन नहीं होगा. इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रफ और द फेल्ड डिज़ाइन. ठीक है, तो हमारा टारगेट ये होता है, एक डिज़ाइन इंजीनियर का टारगेट ये होता है कि वो इस डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की कोशिश करे. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पैरामीटर्स विच ही और शी कैन चेंज टू इम्प्रूव दिस सिस्टम. तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोग अपनी वोल्टेज रेगुलेशन की रेंज जो है वो ±5% रखें. Now why is it important to have this range और to have the voltage regulation? क्यों हम नहीं चाहते कि हमारी जो voltage regulation है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए? क्यों हम नहीं चाहते? क्यों हम चाहते हैं कि जितना हमारे पास सप्लाई के थ्रू वोल्टेज आ रहा था, लोड्स को भी उतना ही वोल्टेज मिले, ज़्यादा वो उनको वोल्टेज रेगुलेशन ना मिले. उसका रीज़न ये होता है कि सिंस वी नो कि अगर फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में कंसिडर करें कि हमारे पास घरों में हमें जो रिक्वायर्ड वोल्टेज आ रहा होता है वो 220 वोल्टेज होता है. ठीक है, एंड नाउ वी ऑल्सो नो कि हमारे जितने भी जो अप्लायंसेज होते हैं वो इसी वोल्टेज पर डिज़ाइंड होते हैं, यानी कि 220 और उसकी ±5 वोल्ट्स रेंज लिखी हुई होती है. आप उसके अगर नेम प्लेट पर, अगर हर अप्लायंस की नेम प्लेट पर देखें
तो +-5 वोल्ट्स की वोल्टेज रेंज लिखी हुई होती है विद इट्स ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका आई गेस हमारे पास जो अप्लायंसेस होते हैं वो 220 वोल्ट्स पे डिज़ाइंड होता है। तो 220 +-5 वोल्ट्स जो है, +-5% वोल्ट्स जो है वो आगे पीछे पे ये ऑपरेट हो जाते हैं। लेकिन इफ़ वी एक्सीड टू मच ऑफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द अप्लायंस इन आर होम्स, तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास होगा ये कि वो जो अप्लायंस होगा वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग एक वोल्टेज गिवन होता है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा उस वोल्टेज या बहुत कम वोल्टेज पर ऑपरेट करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास देयर आर चांसेस कि वो अप्लायंस जो है वो ख़राब हो जाए। तो ऑफकोर्स जब हमारे पास जो कंज्यूमर है, यानी कि हम लोग जो हैं वो जो कंज्यूमर है, इफ़ दे आर नॉट हैप्पी और उसके सारे अप्लायंसेस जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द वेरी हाई वोल्टेज रेगुलेशन इफ़ they are getting from the supply company, so of course they will complain, and at the end this design engineer or the supply company has to manage to provide the optimal voltage regulation to the user or the consumer. So that's why it's very important to analyze, for the design engineer it's very important to analyze the voltage regulation of the whole system designed by him or any other. Okay, so in this lab we are going to analyze this system given. हमारे पास ये एक सिस्टम गिवन है जो कि हमारे पास डिफरेंट लोड्स जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, इस सिंगल लाइन डायग्राम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन ईटैप सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ईटैप सॉफ्टवेयर पर हम इम्प्लीमेंट करके डिफरेंट वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप्स एट डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अनदर थिंग विच इज गिवन टू अस इज, हमारे पास ये केबल जो है, हमारे पास ये जो भी ये केबल है, ठीक है, ये पूरा ये जो केबल है हमारे पास, इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी गिवन है कि ये 4 कोर 185 XLPE डिस्ट्रीब्यूटर है। यानी कि हमारे पास ये 4 कोर क्या होता है, ये जो कंडक्टर्स हमारे पास केबल है ये 4 कोर है, यानी कि इसके अंदर जो कोर्स है, नंबर ऑफ कोर्स है 4 है। और हमारे पास 185 क्या होता है, 185 एक्चुअली इसका एरिया होता है, यानी कि इस कंडक्टर का जो एरिया होगा वो 185, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि जो इसका एरिया है वो है 185 मिलीमीटर स्क्वायर। एंड XLPE इज द insulation type of this conductor. So we will now implement this single line diagram on the ETAP software. So this is the single line diagram implemented already in the ETAP software. मैंने इसको पहले से implement कर दिया है। I will tell you one by one how I have done it. तो मैं इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल जूम इन करती हूँ कि मेरे पास ये है क्या। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर एक पावर ग्रिड है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कनेक्टेड दिस पावर ग्रिड। पावर ग्रिड यानी कि जो सप्लाई मुझे सप्लाई वोल्टेज देगी। ठीक है, पावर ग्रिड का सिंबल जो है वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट स्टैंडर्ड। वन इज अ स्टैंडर्ड फॉर IEC एंड वन इज अ स्टैंडर्ड फॉर NC। वी कैन चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर। वी कैन गो टू द प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट स्टैंडर्ड ले सकते हैं। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड होता है हमारे पास जो कि डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड हमारे पास IEC का स्टैंडर्ड होता है और एक हमारे पास स्टैंडर्ड NC स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, यू कैन स्टडी अबाउट दीज स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनेट। ठीक है, सो मैंने IEC स्टैंडर्ड कंसिडर किया। यू कैन कंसिडर द NC स्टैंडर्ड एज वेल। दोनों चेंजेस ये होते हैं कि दोनों के जो इक्विपमेंट के या दोनों के इन एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पावर ग्रिड का सिंबल डिफरेंट होगा, NC में, IEC में डिफरेंट होगा। तो अगर आप जो भी काम करें वो किसी एक स्टैंडर्ड को लेकर और पूरी डायग्राम उसी एक स्टैंडर्ड पर जो है वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, मैंने यहाँ पर IEC पे इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप NC पे इम्प्लीमेंट करना चाहें so इट्स ऑल योर चॉइस। द फ्रिक्वेंसी आई हैव सिलेक्टेड फॉर द होल दिस नेटवर्क और द होल सिस्टम इज 50 हर्ट्ज, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज जो है वो स्टैंडर्ड है और यूनिट सिस्टम इज मेट्रिक। So I will click on OK. Okay, so in this toolbar we have got this power grid from here. पावर ग्रिड यहाँ से सेलेक्ट करके, ठीक है, या पावर ग्रिड के सिंबल अगर आपको ना मिले तो हर किसी सिंबल के ऊपर आप अपने कर्सर को रखकर यू कैन हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सिंबल। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस पावर ग्रिड एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पावर ग्रिड्स आर ओके। तो पावर ग्रिड में सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी रेटिंग में जाऊँगी। रेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर रेटेड पावर जो है वो इसको पावर ग्रिड को जो है वो दे रही हूँ 0.43 kV। मैंने क्यों इसको 0.43 kV दिया है, बिकॉज इफ़ वी कैन सी इन दिस फिगर
where the voltage we are getting from this supply is 433 by 250 kV. 433 by 250 kV का मतलब है कि यहाँ पर कोई एक अलग ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, ठीक है, जो कि सप्लाई के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास सप्लाई है उसका ऑफ कोर्स हमें ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग गिवन है वो 433 बाय 250 है, यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे जो मिल रहा होगा उसका वोल्टेज वो होगा 433, यानी कि यहाँ पर जो पावर ग्रिड होगी वो हमें 433 वोल्ट्स प्रोवाइड कर रही होगी जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर जा रहा होगा, और सेकेंडरी पर वो ट्रांसफॉर्म करके हमें 250 दे रहा होगा। तो यानी कि हम जो पावर ग्रिड का जो वोल्टेज रखेंगे वो रेटेड वोल्टेज वो हम रखेंगे 0.43 kV। 433 को हम लोग वोल्ट्स को हम लोग kV में कन्वर्ट कर लेंगे, इट विल बिकम 0.43 kV। बाकी ये सिस्टम जो है वो बैलेंस सिस्टम है। ऑल ऑफ दीज वैल्यूज यू कैन लीव इट, ये वाली वैल्यूज आप लीव कर दीजिएगा, ये खुद ब खुद ही कैलकुलेट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन मोड हमें क्या रखना है। ऑपरेशन मोड, क्योंकि हमें पता है कि हमें पूरे सिस्टम में किसी एक बस को या किसी एक सप्लाई को जो है वो स्विंग मोड में या फिर यू कैन से रेफरेंस मोड में हमें रखना ज़रूरी होता है, तो हम लोग इसको स्विंग मोड में रखेंगे, ठीक है। तो हमने किसी एक सप्लाई, क्योंकि एक ही सप्लाई है तो हम उसी को स्विंग में रख रहे हैं, यानी कि इसका जो हमारे पास जो पावर होगी वो खुद ब खुद ये एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द लोडिंग कनेक्टेड टू इट, यानी कि हमें इसकी सप्लाई पावर रेटिंग जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद जो है वो कैलकुलेट करेगा या खुद ब खुद अपनी पावर जो है वो एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द लोड कनेक्टेड टू इट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्विंग बस और स्विंग जनरेटर, ठीक है। इट्स अ 3-phase कनेक्शन, सो आई विल क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। So after this we have connected this transformer is taken from here, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मैंने लिया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की हमारे पास अगर हम रेटिंग पर जाएं, रेटिंग पर जाकर प्राइमरी साइड को ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ होगा आपके पास, दैट इज 0.43, और हमारे पास सेकेंडरी जो है वो हमें देना है 0.25, यानी कि 250 वोल्ट्स को मैंने केवी में कन्वर्ट करके इसको बना लिया है 0.25 केवी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि ट्रांसफार्मर की हमें पावर रेटिंग भी चाहिए होती है। अब रेटेड पावर क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वी कैन सेलेक्ट द रेटेड पावर ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन आर ओन, यानी कि अपनी मर्जी से हम कोई भी रेटेड पावर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो कम ही चाहिए होती है, तो मैंने अपनी मर्जी से 5 MVA रख लिया है। ऑफ कोर्स अगर आप कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रख लेंगे या बहुत कम रख लेंगे, तो आपके पास जब आप पूरे सिस्टम को रन करेंगे तो आपके पास एक अलर्ट व्यू में अलर्ट रिपोर्ट आपके पास जनरेट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लैब में बताया था। तो अलर्ट जो रिपोर्ट होती है वो हमें बताती है कि कोई भी अप्लायंस जो है वो अंडर वोल्ट ना हो जाए, अंडर वोल्टेज ना हो जाए या ओवर वोल्टेज ना हो जाए, तो वो हमें खुद ब खुद अलर्ट रिपोर्ट जब बता देगी तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर मसला है, तो हम वहाँ पर आकर रिजॉल्व कर लेंगे जो पैरामीटर्स हम लोगों ने अपनी तरफ से लिए हैं। सो जहाँ पर हम लोगों ने इसको अपनी वजह से मैंने 5 MVA रख लिया, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इस जिस मैंने लास्ट क्लास बताया था वो है इम्पिडेंस, यानी कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की मुझे इम्पिडेंस भी बतानी ज़रूरी है। अब क्योंकि कोई भी हमें गिवन इम्पिडेंस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की नहीं है, तो आई विल सेलेक्ट सिंपली द टिपिकल वैल्यू। जब टिपिकल वैल्यू इसके चेकबॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो आपका खुद ब खुद ही वैल्यूज़ काउंट कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द रेटिंग आई हैव सेलेक्टेड ओवर हियर, यानी कि जो भी रेटिंग मैंने सेलेक्ट की हुई है प्राइमरी, सेकेंडरी और पावर रेटिंग, उसके अकॉर्डिंगली ये खुद ब खुद इसकी इम्पिडेंस जो है वो कैलकुलेट कर देगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। सो दिस इज़ हाउ आई हैव सिलेक्टेड द पैरामीटर्स फॉर द ट्रांसफार्मर। अब इनका जो कनेक्शन है वो आप खुद से बस के थ्रू कनेक्शन कर सकते हैं। हमें पता है कि जो भी दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उनके बीच में जो पॉइंट होता है हम उसको, उस कनेक्शन पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं, और पावर सिस्टम में हम लोग नोड को रिप्लेस कर देते हैं एक बस के थ्रू, बिकॉज इट इज़ मोर फीजिबल फॉर अस। तो हम लोगों ने सिंपली इन दो पॉइंट्स को बस के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सिंपली तरीका क्या है कनेक्ट करने का? तरीका ये है कि इसको राइट क्लिक करके बस नोड आएगा, तो अभी मैंने बस कनेक्ट किया हुआ है, अगर आप नोड करना चाहें तो आप पॉइंट पर कनेक्ट कर दीजिएगा। तो अब ये नोड बन गई है, नोड क्योंकि नज़र हमें दिखती नहीं है, ठीक है, तो नोड हमें ये एक नोड बना दिया, क्योंकि इट्स इन पावर सिस्टम वी यूज़ बस
more than nodes, तो we will have this node connection. ठीक है, तो I will again go to this connection which is बस. ठीक है, तो बस वोल्टेज हमें शो हो रहा है. अब इसी तरह से आप लोग बाकी सारे कनेक्शंस भी करते जाइएगा. जो भी दो कंपोनेंट्स को ज्वाइन करें और फिर बाद में जो उनकी जो लाइन कनेक्ट कर रही होगी उसको राइट क्लिक कीजिएगा, और राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर बस. फिर मैं करके दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस ट्रांसफार्मर एंड दिस इंडक्टर, यानी कि दो कंपोनेंट्स है, इन दोनों को कनेक्ट करें. ठीक है, ये कनेक्ट कर लिया और इनकी कंडक्टर पर यहाँ पर ये बस शो कर रहा है. यहाँ पर राइट क्लिक करके बस स्लैश नोड पे अभी ये नोड सेलेक्ट हुई हुई है. ठीक है, हमें बस सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर बस सेलेक्ट कर लूँगी. तो ये खुद ब खुद सारे कनेक्शंस को इस तरह से कनेक्ट करने के बाद आप सब कनेक्शंस को बस के थ्रू रिप्रेजेंट कर दीजिएगा. ठीक है, ओके. सो आफ्टर दिस वी हैव ओके. अब हमारे पास अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमारे पास ये पावर ग्रिड थी, उसके बाद ट्रांसफार्मर था. ट्रांसफार्मर के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसके बाद जो है वो ये केबल आ रही है, और केबल के बाद हमारे पास इस पॉइंट पर जो है वो एक जो है वो लोड कनेक्टेड है. अब हमें इस केबल को शो करना है. ठीक है, केबल को शो करने के लिए हम लोग सिंपल जो कनेक्शन होता है वो शो नहीं कर सकते, हमें केबल बाकायदा तौर पर लेनी पड़ेगी. तो हम यहाँ पर जाकर वी विल सेलेक्ट दिस केबल, वी विल हैव दिस क्रिएट अ केबल. तो हम यहाँ पर जाके केबल लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आएगी. जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बस ये केबल आ जाएगी. केबल के पैरामीटर्स हम लोगों ने केबल लेने के बाद केबल के पैरामीटर्स सेलेक्ट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब केबल के पैरामीटर्स हम यहाँ पर देखते हैं, बल्कि मैं अलग से लेकर दिखा देती हूँ. केबल सेलेक्ट करने के बाद यू विल सेलेक्ट द केबल पैरामीटर्स. केबल पैरामीटर्स आप लोगों को कैसे लेने हैं? केबल पैरामीटर्स केबल को डबल क्लिक कीजिएगा. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका केबल लेंथ. अब केबल लेंथ हमें डिफाइन करनी है. केबल लेंथ हमें बताई हुई है कि यहाँ से ये वाली जो केबल है जो कि ट्रांसफार्मर और पॉइंट ए को कनेक्ट कर रही है केबल, यानी कि पॉइंट ए इज़ द लोड, फर्स्ट लोड, इस दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, वो है 50 मीटर. 50 मीटर की जो केबल है वो इस पॉइंट से कनेक्ट कर रही है, यानी कि इस केबल की जो लेंथ हम लेंगे वो हम लेंगे 50. ठीक है, उसके बाद कनेक्शन इज 3 फेस अगेन. उसके बाद इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब इस केबल की प्रॉपर्टीज़ को हमें सेट करना है. अब केबल की प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है, वो क्या है? 4 कोर 185 XLPE डिस्ट्रीब्यूटर. सो विल गो ओवर हियर, सेलेक्ट द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में हमारे पास जितनी भी अवेलेबल स्टैंडर्ड केबल्स हमारे पास जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है. सो वी विल सेलेक्ट आवर रिक्वायर्ड केबल फ्रॉम द लाइब्रेरी. अब हमारे पास ये डिफरेंट लाइब्रेरीज आ गई हैं, इसको हम लोग फ़िल्टर लगाकर चेंज कर सकते हैं. हमें पता है कि जो हम लोग यूनिट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है मेट्रिक सिस्टम. सो वी विल डीसेलेक्ट द इंग्लिश सिस्टम एंड वी विल सेलेक्ट द मेट्रिक सिस्टम. मेट्रिक सिस्टम में हमारे पास जितनी फ्रिक्वेंसी लेवल जो ऑपरेटेड होता है वो होता है 50, और इंग्लिश सिस्टम में मोस्टली हमारे पास फ्रिक्वेंसी लेवल ऑपरेटेड इज 60. सो वी वर्क ऑन 50 फ्रिक्वेंसी लेवल. सो द मेट्रिक सिस्टम. ओके, सो आफ्टर दिस फिल्टर अप्लाइड ऑल ऑफ दीज जितनी भी केबल साइजेस मेट्रिक्स यूनिट में अवेलेबल होंगे वो हमारे पास अपीयर हो जाएंगे. नाउ द फ्रिक्वेंसी लेवल सेलेक्टेड इज 50. ठीक है, तो मैं 60 को डी सेलेक्ट कर रही हूँ और 50 को सेलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो 50 वाले को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, तो अब हमारे पास चॉइसेस थोड़ी कम होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू इट. हमें ये नहीं बताया हुआ था कि हमारे पास ये जो केबल है ये हमारे पास आइदर जो कंडक्टर है वो जो है वो कॉपर है या फिर एल्युमिनियम है. इट्स नॉट नोन. हमें तो ये हमारी मर्जी होगी कि हम कोई भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर. तो मैं जो है वो फॉर द बेटर रिजल्ट्स आई विल सेलेक्ट, बिकॉज हमें अभी कॉस्ट को नहीं देखना, तो आई विल सेलेक्ट दिस कॉपर. ठीक है, ओके, सो आई विल सेलेक्ट दिस कॉपर. ओके, सो नाउ द केवी हमें केवी जो है वो हमारा जो फोल्ड सिस्टम जो है वो हमारे 0.25 पर ऑपरेट कर रहा है. तो वी कैन हैव जो केवी सिस्टम है जो वो 0.25 से जितना भी ज़्यादा वाला होगा हम ले सकते हैं. अगर 1 है तो 1, 0.6 है तो जितना भी है, तो इट्स नॉट सेलेक्टेड. सो द क्लास नंबर ऑफ कोर्स. अब ये नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कि जितना हमें बताना है कि कितने कोर हमें लेना है, सेलेक्ट करना है. सो इट इज़ 4 कोर. 4 कोर है तो हम लोग यहाँ से 4 कोर वाले को
सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 4 कोर हमें लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास चॉइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गए बिकॉज हम लोगों ने फिल्टर्स लगाते गए थे। इंसुलेशन पे भी हम लोग फिल्टर लगा लेंगे। इंसुलेशन जो हमें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ XLPE चाहिए। ठीक है, सो you now you can see कि out of many choices we have got only 4 choices left, यानी कि हम लोग इतने सारे फिल्टर्स लगाए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 choices जो हैं वो रह गई हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यूनिट हमें मेट्रिक सिस्टम चाहिए था, फ्रिक्वेंसी 50, टाइप कॉपर, किलो वोल्ट इज 1 यानी कि 1 में ही अवेलेबल है, 1 वोल्ट में भी अवेलेबल है जो कि हमारे लिए फीजिबल है। वाई फीजिबल? बिकॉज क्योंकि हमारा जो ऑपरेटेड वोल्टेज है वो है 0.25, तो 0.25 इज कम्स अंडर द रेंज ऑफ 1। ठीक है, 0.25 1 से कम है तो हमें बस ये चल जाएगा। क्लास अगेन इट्स गिवन, इट्स 100 एंड 100%। सो दिस इज 4 कोर, 4 कोर हमारे पास ये है, XLPE ये सारे हैं। ठीक है, सोर्स हमारे पास डिफरेंट है, ये दिस इज मैग्नेटाइजिंग एंड दिस इज नॉन मैग्नेटाइजिंग, यानी कि इसका जो जो हमारे पास इंसुलेटर है वो मैग्नेटाइजिंग भी हो सकता है और नॉन मैग्नेटाइजिंग भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो मैग्नेटाइजिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इट्स आवर चॉइस बिकॉज इट्स नॉट गिवन टू अस कि हमें मैग्नेटाइजिंग लेना है या फिर नॉन मैग्नेटाइजिंग लेना है, तो वी आर सेलेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, ताकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो मोर टूवर्ड्स द फिजिकल सिमिलर टू द फिजिकल रिजल्ट्स आए, रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटाइजिंग ले रहे हैं और नाउ सेलेक्टिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब हमारे पास ये अवेलेबल साइजेस गिवन है, या तो ऑल साइजेस सेलेक्ट करने हैं, अवेलेबल साइजेस, ऑफ कोर्स वी विल सेलेक्ट द अवेलेबल साइजेस। ठीक है, अवेलेबल साइजेस में हमारे पास 185 हमें गिवन था कि 185 मिलीमीटर स्क्वायर हमें केबल साइज लेना है। ठीक है, तो हमारे पास केबल साइज हम लोगों ने 185 मिलीमीटर स्क्वायर ले लिया। अगर आपका जो है वो गिवन साइज जो है वो अवेलेबल साइजेस में नहीं है तो यू कैन चेक फ्रॉम द ऑल साइजेस गिवन। ठीक है, तो हमारे पास गिवन था अवेलेबल साइजेस 185 मिलीमीटर स्क्वायर। सो नाउ वी हैव सेलेक्टेड द केबल ऑफ ऑल द गिवन रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑल द गिवन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स गिवन थी केबल के लिए हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली अपने केबल को डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, सो नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल गो ऑन इम्पिडेंस। अब आपके पास ये जो इम्पिडेंस है ये खुद ब खुद लाइब्रेरी के थ्रू हमारे पास ये कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। सही, तो हमारे पास ये R, X, L और Z ये हमारे पास खुद से कैलकुलेट कर लेगा। नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस R and X, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड द reactance of this cable. This is very important. Why is it important? Because from our voltage drop in our line will depend on these two values. ठीक है, हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप इस लाइन के अक्रॉस आएगा, यानी कि इस केबल के थ्रू हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप हमें मिलेगा जिसके थ्रू हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करेंगे, वो डिपेंड करता है इन वैल्यूज पे, R और X की। अब हमें ये गिवन, इसका यूनिट्स क्या है, ओम्स पर 1000 मीटर, यानी कि इसकी जो गिवन यूनिट है वो पर यूनिट लेंथ पे गिवन है। ठीक है, इसको हम ओम्स डायरेक्टली ओम्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पर यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम थियोरेटिकल कैलकुलेशन इसकी करेंगे इस पूरे नेटवर्क की, तो यू विल सी कि इट्स इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इनकी पर यूनिट लेंथ में हम लोग कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है वो लेंथ के साथ साथ जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जो जितनी भी ज़्यादा लेंथ होगी हम यहाँ पर लेंथ को चेंज करेंगे तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस भी चेंज हो जाएंगे। अगर हम इसका यूनिट जो है वो ओम रखेंगे तो क्योंकि हमें लेंथ जो है वो हमें चेंज करते रहना होगा इन फ्यूचर सर्किट्स, तो हम लोग जो है वो इसकी यूनिट्स जो है वो ओम्स पर यूनिट लेंथ रखते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड आए, ये चेंज ना हो व्हेन वी चेंज द लेंथ ऑफ द वायर, हमारे पास ये वाली वैल्यूज जो है वो सेम रहे। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ है, लेंथ चेंज हो जाएगी तो इनकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। ऑफ कोर्स हमें अल्टीमेट कैलकुलेट करना है तो इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देंगे। 0.18 मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर, ये पर 1000 मीटर तो डिवाइड बाय 1000 भी कर देंगे। ओके, सो हमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास पर यूनिट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है वो क्या आ रही है अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर और अकॉर्डिंग टू द केबल आई हैव सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये करने के बाद यू विल क्लिक ऑन ओके। ओके करेंगे तो हमारे पास केबल की, हमारे पास ये सारे केबल्स जो है वो इस पर डिज़ाइन हो जाएंगे। आई एम जस्ट ठीक है, अब मैं इसको जो है वो आपको दिखा देती हूँ। ये सारे केबल्स जो है वो इसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट हुए हैं।
ठीक है। ओके, सो आफ्टर दिस पावर ग्रिड, ट्रांसफॉर्मर के बाद केबल, एक केबल ऑफ सम पर्टिकुलर लेंथ विच इज 50 मीटर, एंड देन वी हैव दिस फर्स्ट लोड। ठीक है, इस यहाँ पर हमारे पास ये पहला लोड आ जाएगा। ठीक है, विच इज लम्प्ड लोड। मैंने यहाँ पर लम्प्ड लोड कंसिडर किया है। लम्प्ड लोड है हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ लोड कैन बी देयर। ठीक है, तो लम्प लोड को मैं अकॉर्डिंग टू अपने मैनेज कर सकती हूँ, स्टैटिक और डायनेमिक बना सकती हूँ। वाइल इफ आई कंसिडर ओनली स्टैटिक लोड, विल आई हैव ओनली स्टैटिक लोड। क्योंकि हमें पता है रेजिडेंशियल लोड्स हैं हमारे पास डायनेमिक लोड्स भी होते हैं और स्टैटिक लोड्स भी होते हैं, यानी कि हमारी जो घरों में मोटर्स वगैरह चल रही होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ये डायनेमिक लोड्स होते हैं, और जितने भी हमारे पास लाइटनिंग्स वगैरह ये सब होती हैं हमारे पास स्टैटिक लोड्स होते हैं। सो आई कैन चेंज माई लोड टाइप फ्रॉम दिस लम्प लोड। तो लम्प लोड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, okay, so after selecting this lump load, let's set the parameters for this lump load. हमें लोडिंग जो टाइप लोडिंग की जो पैरामीटर्स गिवन है वो सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ये 50 एम्पियर्स है। ठीक है, 50 एम्प्स हमें गिवन है और हमें कोई भी चीज़ गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी नेम प्लेट पर जाएंगे और हम इसकी पैरामीटर्स सेट करेंगे। ठीक है, तो हम एम्पियर्स जो है वो सेट कर रहे हैं, वो हम सेट कर रहे हैं 50 एम्प्स। ठीक है, 50। और रेटेड केवी, इस लोड को कितना रेटेड नॉमिनल वोल्टेज मिल रहा है, रेटेड वोल्टेज मिल रहा है, वो मिल रहा है 0.25। ठीक है, 0.25 मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मर सब लोड्स को, यहाँ पर जो नॉमिनल वोल्टेज मिल रहा है सब लोड्स को वो 0.25 ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लोड का जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 0.25 सेलेक्ट करेंगे। अब जब मैंने 0.25 सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो एम्पियर्स हैं वो कितने आ रहे हैं 50। अब हमें पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, पावर फैक्टर हमें गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो इट्स आवर चॉइस वट एवर द पावर फैक्टर वी सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है वो मेरे पास यहाँ पर 85% सेलेक्ट हुआ है, तो मैं 85% पर ही कंसिडर करके ही सारी कैलकुलेशंस कर लूँगी। ठीक है, तो 85% पावर फैक्टर, एम्पियर्स एंड वोल्टेज, तो इन तीन फैक्टर से वो बाकी रेटिंग्स जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा इस लोड के लिए। तो आई विल जस्ट क्लिक ओवर हियर, मतलब खुद से क्लिक करेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये बाकी सारी रीडिंग्स जो है वो पैरामीटर्स जो है वो खुद से कैलकुलेट कर लेगा बाय हैविंग दीज 3 पैरामीटर्स। हमें भी ये पता है कैलकुलेशन में हमें अगर 3 पैरामीटर्स कोई भी गिवन हो, यानी कि अगर एस गिवन हो, वोल्टेज गिवन हो या पावर फैक्टर गिवन हो, तो हम बाकी करंट, रिएक्टिव पावर, रेजिस्टिव पावर, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद से कैलकुलेट कर लिया और यू कैन यूज़ दिस कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द थिंग्स। ठीक है, ओके, अब ये लोड टाइप सेलेक्ट करनी है। लोड टाइप जो है वो हमें हम मर्जी है हमारी, हम जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, या तो हम चाहे तो हम जितने भी हमारे पास 6 लोड्स गिवन है A B C D E F, हम सबकी टाइप जो है वो सेम रखें। अब ये लोड टाइप है कि मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये लोड टाइप पूछ रहा है कि आपका ये जो लोड है ये डायनामिक कितना % है और स्टैटिक कितना % है। ठीक है, ये जो ऊपर पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि डायनामिक कितना है, और नीचे पूछ रहा है कि ये कितना स्टैटिक है। कैसे पता चला, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि स्टैटिक एंड मोटर लोड, यानी कि कितनी % आपका मोटर आपके इस लोड पे कनेक्टेड और कितना % आपका स्टैटिक लोड है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो घरों में जो मोस्टली हमारा लोड जो होता है लाइटनिंग्स वगैरह की वजह से हमारा जो मोस्ट ऑफ द लोड होता है वो हमारे पास स्टैटिक लोड होता है। तो वी कैन हैव दिस डायनेमिक लोड टू द वेरी लो पॉइंट, दैट इज 20% द डायनेमिक लोड एंड 80% स्टैटिक लोड। आप देख सकते हैं इसको चेंज करने से मेरे पास ये मोटर की MW MVAR और स्टैटिक लोड की MW MVAR जो है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली, जितना ही मैं सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, यानी कि कंज्यूमेबल पावर फॉर दिस मोटर लोड एंड स्टैटिक लोड आर चेंज्ड। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहा है। तो इट्स योर चॉइस कि आप इसको जितना मर्जी हम रख सकते हैं, बिकॉज इन आवर कैलकुलेशन, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, वी आर नॉट कंसिडरिंग द टाइप ऑफ दिस लोड, दैट इज द स्टैटिक और द डायनेमिक। ठीक है, तो आप इसको अपनी मर्जी से जितना भी रख सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ओके, सो हमें 3 चीज़ें बतानी थी। यहाँ पर पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट था जो आपको अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है। ठीक है, एम्पियर्स मतलब कितना करंट जो है वो कंज्यूम करेगा ये लोड, वो है 50 जो कि हमें गिवन है।
रेटेड वोल्टेज जो कि हमें गिवन है विच इज 0.25, ये 3 चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी लोड टाइप जो है वो आप अपनी मर्जी से डिपेंडिंग अपॉन द लोड एट योर साइड यू कैन सेलेक्ट इट और यू कैन लीव इट, ठीक है, एज इट इज जितना भी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। बाकी चीज़ें मैं चेक कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता दें कि कितना परसेंट इसका मोटर लोड है, कितना परसेंट जो है वो स्टैटिक लोड है, और बाकी चीज़ें जो है वो खुद से ये खुद से बता रहा है। के वी मैं बता देती हूँ इसको 0.25। अच्छा, ये खुद से आई गेस कैलकुलेट कर रहा है, तो कैलकुलेटेड पे सिलेक्ट हुआ है तो ये खुद से कैलकुलेट कर लेगा व्हेन आई विल रन दिस सिस्टम। सो ओके, सो आफ्टर दिस केबल साइजिंग, अब मेरे पास मैंने सिस्टम कहाँ से कहाँ तक जो है वो ड्रॉ कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से इस पॉइंट तक सेम रहेगा, यानी कि अगेन मैं एक केबल कनेक्ट करूंगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एक केबल कनेक्ट करूंगी और फिर एक लोड कनेक्ट करूंगी, फिर एक केबल लोड, केबल लोड, केबल लोड, केबल एंड फाइनली दिस लोड, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली मैंने, अच्छा मैं इन चीज़ों को जो है वो डिलीट कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने अपने इस सिस्टम को जो है वो डिज़ाइन किया है, केबल लोड एंड फ्रॉम दिस केबल you can see cable load and then from again cable load, cable load, cable load till this point, till this final point। अब इनकी जो लेबलिंग है वो हम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आर दिस, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ें जो है वो सिमिलर होंगी, रिपीट होंगी बाकी सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारे पास जो केबल है, केबल डिस्टेंस फॉर ईच लोड इज सेम, यानी कि डिस्टेंस जो है वो सब सेम रखा है 50 50 50 50 50, और लोड भी जो है वो सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट एवरी लोड एंड केबल, तो आप कॉपी पेस्ट करते जाइएगा, ठीक है। अब मैं जो बस वोल्टेजेस है वो चेंज कर रही हूँ, जो लेबलिंग है वो चेंज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम गिवन, ठीक है। तो ये जो थी वो बस नंबर 5 थी, जब ये जो था वो पॉइंट ए था और इसको लेबल हुआ हुआ ये बस 5 से, तो मैं इसको बस ए से लेबल कर देती हूँ, ठीक है, बस ए। क्लिक ऑन ओके। तो अब ये ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। अगेन दिस वाज बस बी, this is bus C, this is bus D, E and F, ठीक है। लोड के नेम्स को भी अगर आप चेंज करना चाहें तो लोड्स के भी नेम को हम चेंज कर देते हैं। दिस इज लंप और लोड ए, ठीक है। लोड बी, लोड सी, लोड डी, लोड ई and finally this load F, ठीक है। now my drawing of the single line diagram is complete, ठीक है। मेरे पास ये सिंगल लाइन डायग्राम की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इस एडिटर मोड से अब इस लोड फ्लो मोड पे चली जाऊंगी, एनालिसिस मोड पे जाऊंगी। सो दिस इज द लोड फ्लो मोड and from now I want to calculate the different I will run this load flow, okay।
So I have got different parameters or different points of this system. One जो हमारे पास एक पैरामीटर जो है वो गिवन है 250 वोल्ट्स, यानी कि हर बस पे जो है जितना वोल्टेज आ रहा है वो हर बस पे हमें वोल्टेज बता रहा है, और हमें करंट्स बता रहा है, जो पूरा करंट फ्लो बता रहा है कितना है। इसको आप चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, बट वी ओनली रिक्वायर द वोल्टेजेस। अब हमें जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें एनालाइज करनी है वो है हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप यानी कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ ये जो केबल्स के थ्रू हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, यानी कि इस केबल के थ्रू हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितने आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो एनालाइजर है वो यहाँ पर ये है लाइन एंड केबल वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि हमारे जो भी लाइन या फिर केबल है उसका वोल्टेज ड्रॉप ये हमें बताएगा। ठीक है, तो आई विल क्लिक ऑन हेयर। तो अब मेरे पास ये हर लाइन के बाद, हर केबल के बाद जितना भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है ये मुझे वो बता रहा है। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट विच वी हैव टू एनालाइज इन दिस सिस्टम, इन दिस लैब। तो हमारे पास ये जो है वो इस बस पे जो है वो इस केबल के बाद 0.918 का वोल्टेज ड्रॉप आया, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन इज दिस। ठीक है, और इस केबल के बाद 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप आया, यहाँ पर 0.6 का वोल्टेज ड्रॉप आया। सिमिलरली हर केबल के बाद जितना भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो हमें ये बता देगा, और एट दी एंड यहाँ तक हमारे पास 0.153 का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हमें मिला है। सही है। अब ये चीज़ जो थी वो हमें डिटरमाइन करनी थी इस लैब में भी। ठीक है, तो implement this SLD of the radial system and determine the voltage draw or the voltage regulation at every point as well as the voltage across all the loads। ठीक है, हम लोगों ने voltage drop तो find out कर लिए हैं, and we will write the voltage drop at every node और bus। ठीक है, and we will write it over here। तो हमारे पास हर बस के पास ये जितना भी voltage drop आ रहा है हमें ये इसने बता दिया। डेट इज बस नंबर ए पास ये 0.918 है, और इस तरह सिमिलरली हम यहाँ पर ये लिख लेंगे। तो दिस इज द क्वांटिटी, इफ इट्स नॉट विजिबल आई विल जूम इन। ठीक है, तो ये हमारे पास बस ए पर इतना वोल्टेज ड्रॉप है, बस बी पर इतना है, और यहाँ पर सब बसेस के जो है वो वोल्टेज ड्रॉप्स जो है वो कैलकुलेट कर दिए हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड टू अस वाज टू ऑल्सो टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द लोड्स। अब ये वोल्टेज ड्रॉप तो इस केबल के थ्रू आ गया, लेकिन एक्चुअली वोल्टेज होगा कितना यहाँ पर, यानी कि 250 तो यहाँ तक था। ठीक है, लेकिन इस ड्रॉप के बाद यहाँ पर इस लोड को कितना वोल्टेज मिला है। तो ऑफ कोर्स वी कैन हैव दिस दैट वोल्टेज फ्रॉम दीज, ये हमारे पास वोल्टेजेस हर बस के गिवन है, लेकिन जस्ट वी हैव टू नोटिस वन थिंग इज दैट कि ये जो हमारे पास वोल्टेजेस गिवन है ये हमारे पास राउंड ऑफ फिगर्स हैं। अगर हमें इनकी प्रिसाइज वैल्यूज़ चाहिए कि हमारे पास इनकी प्रिसाइज वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, तो वी विल गो ऑन हेयर, दैट इज लोड फ्लो एनालाइजर। ठीक है, इस लोड फ्लो एनालाइजर में हमारे पास हर वोल्टेज हर बस पे हर ब्रांच पर जितने भी वोल्टेजेस आ रहे हैं या फिर जितने भी पैरामीटर्स, जो भी अगर दूसरे पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करने हो तो वो हम यहाँ से इस एनालाइजर के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दिस वी हैव डिफरेंट रिपोर्ट टाइप्स, वी विल सेलेक्ट दिस बस रिजल्ट्स। हमें ये बस रिजल्ट्स बताएगा, हमें जो है वो MW रेटिंग नहीं चाहिए, MVAR रेटिंग नहीं चाहिए, एंड हम लोग एम्प्स रेटिंग देख लेंगे और वोल्टेज रेटिंग देख लेंगे। तो हमें बता रहा है कि हर बस पे जो है वो कितने वोल्टेज हैं। बस ए पर 248.8 वोल्ट्स आ रहे हैं, जबकि हमें मिलने कितने चाहिए थे, 250 मिलने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू सम वोल्टेज ड्रॉप्स वी आर गेटिंग 248.8, देन अगेन वोल्टेज ड्रॉप 248, देन 247 एंड एट द एंड बस एफ पर हमें 246.5 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं। जाहिर है जो इन्हीं बस पर आएगा वोल्टेज वो उसी लोड पर कनेक्ट वोल्टेज आएगा, बिकॉज बस के साथ फ़ौरन बाद लोड कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अगर हम लोड्स को अलग से देखना चाहें तो येस वी कैन ऑब्जर्व इट। लोड में भी अगेन KV और KVAR जो है वो हम नहीं देखना चाह रहे, हम जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो है V टर्मिनल। अच्छा, ये जो यहाँ पर हमें V टर्मिनल गिवन है ये हमें परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पर जो है वो यूनिट परसेंटेज सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो आई कैन हैव दिस वोल्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये अगेन वही वोल्ट जो है वो हमें हर लोड पर मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये लोड रिपोर्ट जो है वो उससे पता चल गया कि हर लोड को जो है ABCDEF, ये इतने हमारे पास लोड्स थे ABCDEF, इन हर लोड्स पर हमें इतना जो है वो मिल गया। दिस इज लोड B, क्योंकि हमने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेबल किया था, तो ये इस तरह से शो हो रहा है।
बट इट्स ओके इफ़ यू विल लेबल इट प्रॉपरली, तो ये हमारे पास बिल्कुल लाइन से शो करेगा। सही है, तो ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है। अब ये हमारे पास ये थोड़ा सा ये पर्पल कलर की क्यों कर रहा है, इसको शेड क्यों कर दिया है इसने? रीज़न है कि हम लोगों ने अलर्ट जो है वो पैरामीटर्स कुछ इसको दिए हुए हैं। अलर्ट पैरामीटर्स क्या हमें दिए हैं, क्यों और क्या होते हैं? बेसिकली हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम खुद अलर्ट पैरामीटर्स सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि अगर हमारी कोई भी बस वोल्टेज, कोई भी टर्मिनल वोल्टेज, किसी किस्म का कोई वोल्टेज, पावर या कोई भी पैरामीटर जो है वो अगर एक गिवन रेंज से ज़्यादा या कम हो जाए तो हमें एक नोटिफिकेशन मिले कि येस, our system is not a good system, is not designed well, that's why it is having the values greater or lesser than the given range। ठीक है, जो हमारे रेंज से बाहर आ रही है वो वैल्यूज। तो हम लोग के पास जहाँ पर दो चीज़ें, क्रिटिकल मीन्स कि इस वैल्यू से ज़रा सा भी पॉइंट सा भी ज़रा सा भी आगे जाएगा तो हमारा सिस्टम जो है वो फेल्ड सिस्टम है। और मार्जिनल मीन्स कि हमें मार्जिनल में हम रह सकते हैं, ठीक है, मार्जिनल वैल्यूज़ के अंदर हम लोग इन लिमिट्स में हम रह सकते हैं, बट अगेन इन द मार्जिनल वैल्यूज़ हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि हम मार्जिनल में आ चुके हैं, तो हमें इससे कम या ज़्यादा हम थोड़ा सा भी करेंगे तो इट विल कॉज द होल डिज़ाइन टू बी अ बैड डिज़ाइन। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है वो हम खुद से सेलेक्ट करते हैं। लोडिंग यानी कि लोडिंग जो है हम क्रिटिकल लोडिंग जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं दे सकते, सो दैट्स वाई द क्रिटिकल वैल्यू इज़ 100%। यानी कि हम लोडिंग जो है वो 0 से 100% तक रख सकते हैं, लेकिन 100% से ज़्यादा नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स हमें पता है कि एक जो हमारा सप्लाई सिस्टम आ रहा है वो 5 मेगावाट जो है वो दे सकता है, और हमारा लोड जो है वो 6 मेगावाट का है, तो ऑफ कोर्स मेरा सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं करेगा। यानी कि मेरी जो लोडिंग है वो 100% से ज़्यादा हो गई, मतलब 5 मेगावाट से एक्सीड कर गई है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इट विल गिव द एरर, मतलब एरर आ जाएगा। अलर्ट रिपोर्ट जो है वो मुझे बता देगी कि देयर इज़ अ डिज़ाइन फेलियर। ठीक है, मार्जिनल मीन्स मैंने 95 रखा है, यानी कि 95 पर अगर हम वर्क करें तो ये सही है, क्योंकि हमारी लोडिंग जो है वो 95 से ज़्यादा की जा रही है, तो इसलिए ये जो है वो हमें पर्पल शेड दिखा रहा है। सिंस पर्पल शेड इज़ नॉट डेंजरस वी हैव सिलेक्टेड। अच्छा, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन इंजीनियर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से मर्जी इन पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ गिविंग मी एन अलर्ट कि ये वापस मार्जिनल वैल्यूज़ में आ गई है। ज़रा सा ऊपर जाएगा तो ये क्रिटिकल वैल्यू और उससे ज़्यादा फेल डिज़ाइन में चला जाएगा। ठीक है, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज जैसे मैंने शुरू में लैब में बताया था कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो हम लोग ±5 वोल्ट्स रखते हैं, तो ओवर वोल्टेज विल बी +5% एंड अंडर वोल्टेज विल बी -5%। तो अब +5% मीन्स 100% से 5% ज़्यादा, यानी कि 105% will be the critical value, and the under voltage will be 5 volts कम, 5% कम, यानी कि 100% से 5% कम 95%, यानी कि 250 का जो भी 100% होगा उससे हम 105% तक लेकर जा सकते हैं 250 को, और 95% तक भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन 95 से कम वोल्टेज ना हो, 95% से कम वोल्टेज ना हो, और 105% से ज़्यादा वोल्टेज ना हो। सो these are the critical values and the marginal values which we set for the alert report, ताकि डिज़ाइन इंजीनियर को अलर्ट मिल जाए कि हमारा जो सिस्टम है जो हमने डिज़ाइन किया है either it's a good design or a bad design। ठीक है, तो these are the things we have got measured from this using this ETAP। so you have seen that it's very easy। हमें सिर्फ कुछ ऑप्शंस को क्लिक करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें चीज़ों को जो है वो मेजर कर लेना है, तो वी विल गेट द डिजायर्ड थिंग्स। ठीक है, नाउ व्हाट द अदर थिंग इज दैट, अच्छा ये सारे वोल्टेजेस आपको लोड वोल्टेजेस भी देने हैं। ठीक है, एंड देन okay, there is a difference between the voltage and the voltage drop। the voltage drop here at this written over here, this voltage drop is alternatively used for the voltage regulation। ठीक है, ये voltage drop जो है वो हमारे पास voltage regulation का काम कर रहा है, यानी कि बताए कि कितना ड्रॉप आया है, यानी कि from this point to this point, telling from this point to this point कितना ड्रॉप आया, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन कितनी है। ठीक है, वो बताएगा यहाँ पर, और एक्चुअल वोल्टेज जो यहाँ पर इसको मिला वो कितना है, तो ऑफ कोर्स इस दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप विल हैव दिस एक्चुअल वोल्टेज। ठीक है, ओके, सो यू विल राइट द एक्चुअल वोल्टेज ओवर हियर एंड द वोल्टेज ड्रॉप ओवर हियर। ओके, सो अच्छा एक मैं लिखकर बता देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप एट नोड ए जो आ रहा था हमारे पास वो कितना आ रहा था, 0.918। तो यहाँ पर 0.918
0.918 वोल्ट्स। ठीक है, बाकी आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। ओके, और इस तरह से वोल्टेज एट लोड ए, तो हम लोगों ने ये रिपोर्ट निकाली थी, दोबारा निकाल लेते हैं। लोड फ्लो एनालाइजर, ठीक है, लोड्स के जो हमें टर्मिनल वोल्टेजेस देखने थे, डिट विच वॉज इट्स इन परसेंट, तो परसेंट को मैं वोल्ट में कर रही हूँ। ठीक है, वोल्ट में करने के बाद वोल्ट एट लोड ए पे कितना है, 248.8। ठीक है, तो यहाँ पर 248.8 वोल्ट्स, सही। ओके, सो इसी तरह से हम लोग वोल्टेज और पावर ग्रिड जो हमें यहाँ पर आएगा, हम लोग वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग उसको खुद से देखिएगा, और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे भी वोल्टेजेस जो है वो नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, नाउ वी हैव दिस पोस्ट लैब। इन पोस्ट लैब इट इज सेड दैट यू हैव टू शो द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी हैव मेजर्ड और इन ई टैप, यानी कि ई टैप में जो भी काम किया है वो सारा का सारा अब हमें काम जो है वो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद से करके दिखानी है। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो मैं करना सिखा देती हूँ थ्रू दीज पिक्चर ट्यूटोरियल। ठीक है, अब ये आई होप इट इज़ विजिबल। ओके, अब हमारे पास सबसे पहले ये वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन इन द रेडियल फील्ड, हमें ये इस रेडियल फील्ड हमें ये गिवन है, विच इज़ 433/250 volts the supply, and then with the distance of 50 meter we have this load A, and again with this distance of 50 meter from this point A we have another point that is B, and from point B to C we have another cable of length 50 meters, and then 50 meter, 50 meter, 50 meter, 50 meter. So we have these 6 loads connected with a distance of 50 meter to each other, connected to the single supply, that is 433/250 kV, sorry 250 volts. Okay, so और हर लोड जो है वो हमारे पास कितना है, 50 एम्प्स का है। ठीक है, अच्छा, अब हमें वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेगुलेशन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मैंने बताया था, विच इज़ सेंडिंग एंड माइनस द रिसीविंग एंड। एट दिस, अगर हमें यहाँ का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना हो तो हमारा सेंडिंग एंड ये है और रिसीविंग एंड ये है। ठीक है, दिस इज द सेंडिंग पॉइंट एंड एंड दिस इज द रिसीविंग एंड। आई विल सेलेक्ट दिस मार्कर। Okay. ओके, सो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास सेंडिंग एंड है और ये हमारे पास रिसीविंग एंड है। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, so to find out the voltage drop from this point to this point, let's just only consider this part. ठीक है, हम लोग सिर्फ इस पार्ट को भी कंसिडर करके अपनी इक्वेशंस जो है वो फॉर्म करेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी टू फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं इस अलग डायग्राम में। तो इस पार्ट में ये वाला जो पॉइंट था वो ये है। ठीक है, दिस इज, एंड ये हमारे पास पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट जो है वो रिसीविंग एंड है। ठीक है, विच इज़ पॉइंट ए और नोड ए। ठीक है, उसके साथ हमारा एक लोड कनेक्ट हुआ हुआ है, लोड हमारा उस पॉइंट के बाद कनेक्ट हुआ है, विच इज़ लोड ए, and then in between these points we have this cable which has some particular resistance and reactance. ठीक है, हमारे पास ये लाइन इम्पिडेंस गिवन है उस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अब हम इस पूरे नेटवर्क को, इस सिंपल नेटवर्क को ऑब्जर्व करेंगे एंड वी विल हैव द इक्वेशन फॉर द वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन। ठीक है, सो अब हमें पता है कि हमें अगर वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग केवीएल लगाते हैं। ठीक है, वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग केवीएल लगाएंगे। केवीएल में हम लोग वीएस इज इक्वल्स टू आई आर, VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IZ। ठीक है, VR हमारे पास ये वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, IZ क्या है, वोल्टेज ड्रॉप एट दिस केबल। Z क्या है, इस पूरी की R प्लस JXL इम्पिडेंस।
ठीक है। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज मींस इन सबकी डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द थीटा दे आर सेपरेटेड अपार्ट। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो एज शोन हियर वेक्टर क्वांटिटीज है। ये दिस इज वी एस, दिस इज वी आर वेक्टर प्लस आई जेड वेक्टर। ठीक है, दिस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। ठीक है, यानी कि सप्लाई सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू दिस लाइन वोल्टेज एंड दिस लोड वोल्टेज। ठीक है, तो हमने यहाँ बता दिया लोड वोल्टेज प्लस द लाइन वोल्टेज। अब ये क्योंकि हमारे पास जो है वो आई जेड को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया है, आगे जाकर वी आर को हम लोगों ने क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप मीन्स वी एस माइनस वी आर, तो वी आर को हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, so it will become vs minus vr, which is the voltage drop which we are trying to find out, which is equals to irz plus ixz. अब r, अब now the target is to find out what is I and what is this x. अब I जो है वो हमें गिवन है, I जो है वो हमारे पास जो गिवन है वो हमें 50 एम्पियर्स जो है वो हमारे जो है वो इस ये जो लोड है वो कंज्यूम कर रहा है, विच इज़ फिक्स्ड। ठीक है, 50 एम्प्स जो है वो हमें कंज्यूम कर रहा है। लेकिन नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस आर एंड एक्स, विच इज़ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ दिस लाइन। ठीक है, यानी कि अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज। ठीक है, सो नाउ इन अनदर पिक्चर, ओके अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उस सर्किट को देखते हुए हम लोगों ने उसकी फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लिया। फेजर डायग्राम हम लोगों ने कैसे ड्रॉ की, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का रूल जो है वो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। व्हाइल ड्रॉइंग द फेजर डायग्राम यू हैव टू सेलेक्ट वन रेफरेंस पैरामीटर, यानी कि आउट ऑफ ऑल द पैरामीटर्स वी हैव, हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स थे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पैरामीटर्स थे वो थे, हम इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक हमारे पास वी एस है, वी आर है, आई आर है और आई एक्स है। तो ये 1 2 3 4 पैरामीटर्स है हमारे पास, 4 पैरामीटर्स और ये सारे वोल्टेजेस हैं। ठीक है, इनको हमें जो है वो फेजर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। और इन फेजर डायग्राम का रूल क्या है, हम किसी भी एक पैरामीटर को एज अ रेफरेंस पैरामीटर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पे हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने रिसीविंग एंड वोल्टेज को अपना रेफरेंस पैरामीटर सेलेक्ट किया है। रेफरेंस पैरामीटर सेलेक्ट करने का रूल क्या होता है कि हम लोगों को रेफरेंस पैरामीटर को हमेशा कंसिडर करना होता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। यानी कि इफ़ आई कम ओवर हियर, तो क्योंकि मैंने वी आर को रेफरेंस सेलेक्ट किया था तो रेफरेंस की जो मेरे पास डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस इसकी रेफरेंस की डायरेक्शन ड्रॉ की है। अब बाकी सब जो पैरामीटर्स को मैं ड्रॉ करूँगी वो इसके अकॉर्डिंगली इसके रेफरेंस से ड्रॉ करूँगी। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास आई आर है और हमारे पास वी आर और आई, इनके दरमियान कोई ना कोई फेज डिफरेंस जो है वो ज़रूर होगा। क्यों फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारे पास जो लोड कनेक्टेड है वो इम्पिडेंस कुछ ना कुछ आ रही है, इसकी वजह से हमारे पास फेज डिफरेंस आएगा विच वी कंसिडर टू बी थीटा। हम लोगों ने लैगिंग फेज डिफरेंस जो है वो कंसिडर किया। लैगिंग क्यों कंसिडर किया, बिकॉज हमारे पास इंडक्टिव पैरामीटर जो है वो एक्ट कर रहा है इस लाइन में। अगर हम इसके कैपेसिटिव होता तो हमारे पास हम थोड़ा सा सोचते कि हमारे पास आइदर वो लैगिंग होता या फिर लीडिंग होता, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव पैरामीटर को कंसिडर करें, यानी कि आर प्लस जे एक्स एल को कंसिडर करें, तो वी से दैट द करंट विल लैग बिहाइंड दिस वोल्टेज। सो इफ वी ड्रॉ दिस, सो दिस इज द लैगिंग वोल्टेज। अगर ये हमारे पास वोल्टेज कुछ जीरो है तो ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज थीटा, दिस करंट इज लैगिंग विद दिस वी आर। सही है, क्योंकि हमारी एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास करंट जो है वो लैग करता है विद द वोल्टेज इन अ इंडक्टर सर्किट। ठीक है, इंडक्टर सर्किट में हमारे पास करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से, तो इसलिए हम लोगों ने लैगिंग करंट विद सम सपोज्ड थीटा, हमारे एक आर्बिट्रेरी थीटा हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगेन नाउ आई आर किस तरह से होगा, आर का क्योंकि हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती, आर इज डायमेंशन लेस एंड आई की डायमेंशन जो है वो हमें गिवन है, तो आई आर किस तरह से ड्रॉ होगा, पैरेलल टू दिस आई। तो आई की अगर ये डायमेंशन थी तो आई आर भी इस वोल्टेज के बाद हेड टू टेल रूल यूज करते हुए यहाँ से यहाँ विद पैरेलल टू
दिस हम लोग ये ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर तो इसकी जो डायमेंशन थी वही इसका एंगल होगा, ठीक है। सही है, ये इन दो के पैरेलल ड्रॉ हो गया, दिस इज आई आर। नाउ वी वांट टू ड्रॉ द आई एक्स। अब एक्स हमें पता है कि एक्स जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है आर के, एक्स एल स्पेशली। एक्स एल जो होता है वो प्लस 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, यानी कि प्लस जे होता है, ठीक है। और जो एक्स अगर सी होता है यानी कि कैपेसिटिव इफेक्ट होता तो वो माइनस जे होता, क्योंकि ये प्लस जे है, प्लस जे मीन्स प्लस 90 डिग्री। अब इसका 90 डिग्री क्या होगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यानी कि इसके 90 डिग्री मैंने बनाया, यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो इसके 90 डिग्री होगा, सही है। सो दिस इज आई एक्स विच आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, ठीक है। आफ्टर दिस नाउ अब मैंने कितने वोल्टेज ड्रॉ कर लिए, 1 वी आर आई आर आई एक्स। अब हमें पता है कि जो सप्लाई वोल्टेज या सेंडिंग एंड जो वोल्टेज था वो इन इंडिविजुअल वोल्टेजेस का समेशन था, ठीक है। तो ये वोल्टेजेस सेलेक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट जो है वो वी एस जो है वो ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज हाउ इजीली वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम, ठीक है। अब इस फेजर डायग्राम को थोड़ा सा और मजीद एलाबोरेटेड फॉर्म में गिवन है, क्योंकि हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखना है। अब इक्वेशन की फॉर्म में देखने के लिए हमें पता है कि क्योंकि अब ये सब जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रहा है, यानी कि हम इनका एल्जेब्रिक सम जो है वो ईजिली एज इट इज नहीं ले सकते। इनका एल्जेब्रिक सम के लिए हमें इन सब को एक ही डायरेक्शन में लाना ज़रूरी है, यानी कि इन सब का वो वाला पार्ट कंसिडर करना ज़रूरी है जो कि एक किसी डायमेंशन में एक्ट करे। यानी कि अगर मैं वी आर को एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर कर रही हूँ, एज इट इज़ कंसिडर कर रही हूँ, तो बाकियों को इसको सम करने के लिए बाकी का भी वो वाला कॉम्पोनेंट हमें कंसिडर करना होगा जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ ट्रायंगल, मेरे पास अगर ये फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, समथिंग लाइक दिस, इफ आई हैव दिस ट्रायंगल, ठीक है, और ये मेरे पास कुछ थीटा है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वांटिटी है s, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मुझे s जो है वो ऐड करना है टू सम पॉइंट, लेकिन s का मुझे जो कंपोनेंट काउंट करना है वो सिर्फ वो वाला कंपोनेंट काउंट करना है जो कि x एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा हो, यानी कि s का वो वाला पार्ट जो कि x एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, x और y कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला। यानी कि अगर सिर्फ एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन थी, तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, s cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग जो होगा वो होगा s sin थीटा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा जिसके ऑपोजिट में आता है वो साइन थीटा हो जाता है, और जिसके साथ ही होता है वो कॉस थीटा हो जाता है। तो इफ़ आई कंसिडर दिस पार्ट, अगर मुझे इस आई आर लाइन का वो वाला पार्ट कंसिडर करना है जो कि एक्ट करे अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि आई आर जो है वो मेरा कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसका वो वाला पार्ट कंसिडर करना है जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करे, यानी कि इसको अगर मैं ब्रेक करूँ टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आई विल गेट दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है। थीटा जो है वो कहाँ गिवन है, थीटा जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, दिस इज थीटा। सो द पार्ट ऑफ इट एक्टिंग एट दिस पार्ट विल बी IR. If it is IR, then the part acting at this line along x-axis will be IR cos theta. ठीक है, तो मैं कंसिडर क्या करूँगी, IR cos थीटा वाले पार्ट को कंसिडर करूँगी, क्योंकि मैंने VR जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, तो VR प्लस IR cos थीटा। एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सेम डायरेक्शन वाले कॉम्पोनेंट्स को लेते हैं, ठीक है। तो VR प्लस IR cos थीटा। अब दूसरा पार्ट कौन सा है हमारे पास, दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास आई एक्स है, ठीक है। आई एक्स जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ हुआ, ठीक है। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, ये हमारे
इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ठीक है। थीटा जो है वो अलोंग हेयर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये थीटा है, और ये हमारे पास आई एक्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो आई एक्स है, ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर लाइन है वो जो थीटा है वो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। इफ़ आई एक्सटेंड इट, मैंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका जो पार्ट जो यहाँ पर एक्ट करेगा वो कौन सा है, आई एक्स साइन थीटा, यानी कि इस जो लाइन का जो पार्ट हमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्ट कर रहा है वो कौन सा है, आई एक्स साइन थीटा। क्यों आई एक्स साइन थीटा, वाई नॉट आई एक्स कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा ये वाला पार्ट हो जाएगा इसमें, और साइन थीटा ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा इसका यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। थीटा इसका यहाँ पर है, तो थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो साइन थीटा वाली साइड होती है। तो दिस पार्ट विल बिकम आई एक्स sin theta. Okay, so the resultant will be VR plus if it is written over here, VR plus IR cos theta plus IX sin theta, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो VS है इसका भी कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है, विद दिस VR इसका भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। इसका हमें कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, VS cos डेल्टा। अब हम जो इसका हमने जो एंगल कंसिडर किया है वो हमने डिफरेंट तरीके से शो किया है। इसका अगर थीटा था तो इसका एंगल जो है वो डेल्टा है, ठीक है, यानी कि VS और VR के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है डेल्टा, ठीक है। तो VS cos डेल्टा is equals to VR plus IR cos theta plus IX sin theta. So this is the final equation we have got from this phasor diagram, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करना है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्योंकि हमें जो है वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप इज VS माइनस VR। सो हम इस VR को यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, तो इट विल बिकम VS cos डेल्टा माइनस VR इज इक्वल्स टू IR cos थीटा प्लस IX sin थीटा, ठीक है। अब हम लोगों ने एक अजम्पशन की है, वो अजम्पशन ये की है कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज का जो एंगल है वही एंगल जो है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज का है, ठीक है। यानी कि अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज का एंगल जो है वो थीटा है तो वही एंगल जो है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज का। यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज का हम लोगों ने जो अजम्पशन थी वो जीरो एंगल लिया हुआ था, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज का एंगल भी वही बन जाएगा। तो यानी कि डेल्टा जो होगा वो जीरो हो जाएगा। डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द VS and VR, sending end voltage and receiving end voltage. So it will become zero when we assume that the angles between the sending end and the receiving end are the same. So the phase difference will become zero. So the delta will become over here zero. तो हम लोगों ने यहाँ पर अब cos zero क्या होता है, cos zero is 1, ठीक है, sin zero 0 होता है, cos zero 1 होता है। So cos zero will become 1 into VS will become VS minus VR is equals to IR cos theta plus IX sin theta, ठीक है। तो ओके, सो आई विल डिलीट दिस ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, अब हमारे पास ये इक्वेशन फाइनल बन गई है वोल्टेज ड्रॉप की, VS माइनस VR VD इज इक्वल्स टू IR cos थीटा प्लस IX sin थीटा। आई जो है वो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो इट बिकम्स I इंटू R cos थीटा प्लस X sin थीटा। नाउ वी नो कि हम लोग जो है वो हमारी जो लाइन की जो हमारे पास लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है फॉर डिफरेंट लोड्स। हमारे पास जो लोड्स हैं हमारे पास केबल डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यानी कि ये जो R और X की वैल्यू है वो हम पर यूनिट में कैलकुलेट कर लेंगे। अभी जो है वो एक स्टैंडर्ड हमें गिवन है विद सम ऑफ कोर्स कैलकुलेशन ऑफ वो केबल लेंथ। हम लोग जो है वो इसमें से केबल लेंथ जो है वो सेपरेट कर लेंगे, यानी कि सिंस R एंड X डिपेंड्स अपॉन द लेंथ D, सो R is equals to capital R is equals to small r multiplied by D. This where small r is the resistance per unit length, यानी कि एक पर यूनिट लेंथ फॉर एग्जांपल अगर हम किलोमीटर्स में कंसिडर कर रहे हैं तो यानी कि 1 किलोमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो हमें
ये बताएगा कि पर किलोमीटर रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, और जितनी भी आपकी टोटल लेंथ ऑफ द लाइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी जो है वो 50 किलोमीटर लेंथ थी, तो 50 50 this is distance will become 50 multiplied by this per unit length, that is whatever the resistance is. तो per unit resistance multiplied by the total length will give the total resistance of the complete line. I repeat what I have said over here. मैंने अभी तक यहाँ पर ये कहा है कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होती हैं, ये हमारे पास डिपेंड कर रही होती हैं लाइन की रेजिस्टेंस लाइन की लेंथ के ऊपर, यानी कि लाइन की जितनी भी लेंथ होगी वो उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है वो एक्ट कर रही होती है। तो क्योंकि हम लाइन की जो लेंथ है वो हमारी कैलकुलेशन हम बार बार चेंज कर रहे होते हैं डिज़ाइन में, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनकी जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है वो हम लोग पर यूनिट लेंथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग जो यूनिट काउंट कर रहे हैं, जो यूनिट हम कंसिडर कर रहे हैं वो किलोमीटर कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स एज्यूम किलोमीटर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग को ऐसा आर निकालना है कि जो हम पर किलोमीटर हम रेजिस्टेंस निकाल लें और पर किलोमीटर रिएक्टेंस निकाल रहे हैं, जो कि एक्स क्या है, एक्स इज पर किलोमीटर रिएक्टेंस एंड आर इज पर किलोमीटर रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने पर किलोमीटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकाल ली। फिर हमारी केबल की लेंथ जितनी बढ़ जाए, कम हो जाए, हम लोग सिर्फ इस पर यूनिट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को उस लेंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इजीली हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। सो जस्ट दिस इज ऑल डन जस्ट फॉर द ईजियर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि लेंथ को हम लोगों ने थोड़ा सा अलग कर लिया है, ताकि हम अगर लेंथ चेंज भी करते जाएं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम है, केबल हम लोगों ने एक बार सेलेक्ट कर लिया कि हम लोग ये वाला केबल जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में रखेंगे, तो केबल की वजह से हम लोग के पास ये आर और एक्स आ जाएगा, स्मॉल आर एंड एक्स। बाकी केबल की लेंथ को हम जिस तरह मर्जी चेंज करेंगे, लोड की पोजीशन को हम जिस तरह से मर्जी चेंज करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये डी चेंज होता रहेगा, लेकिन ये हमारा सेम रहेगा। तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर को मल्टीप्लाई बाय उस लेंथ से कर देंगे, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, सो वी हैव कन्वर्टेड दिस आर एंड एक्स रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन द पर यूनिट फॉर्म, पर यूनिट लेंथ फॉर्म। ठीक है, पर यूनिट लेंथ फॉर्म। सो इसका जो यूनिट होगा वो भी बन जाएगा ओम्स पर यूनिट लेंथ अगर हमारा किलोमीटर है तो ओम्स पर किलोमीटर, अगर मीटर है तो ओम पर किलोमीटर, सॉरी अगर मीटर है तो ओम पर मीटर, ओम्स पर मीटर। ठीक है, और इसका यूनिट ऑफ कोर्स ओम्स होगा, क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दिया। ठीक है, सो दिस विल बिकम, सो दिस इक्वेशन को हम लोगों ने चेंज किया, आर इंटू डी कॉस थीटा प्लस एक्स इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो d है, क्योंकि वो लेंथ जो है वो सेम है, तो लेंथ जो है वो d जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो हम d को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। नाउ द वेरिएबल पार्ट वी हैव गॉट इज r cos थीटा प्लस x sin थीटा। x sin थीटा को हम लोगों ने अलग कर लिया। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी कैन से इज दैट, क्योंकि हमारे पास एक केबल का जो भी हमारे पास एक केबल होगी जो हमने सेलेक्ट कर ली है, उसकी आर कॉस थीटा और एक्स साइन थीटा जो है वो सेम होगी। अब हम लोड की पोजीशन चेंज करते भी जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ आई और डी लोड का पैरामीटर और लोड की पोजीशन अगर हम चेंज करते भी जाएंगे तो हमारे पास आई और डी चेंज होगा, जबकि ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन का पैरामीटर है, लाइन पैरामीटर यानी कि लाइन की प्रॉपर्टी है, तो ये चेंज नहीं होगी। तो क्योंकि ये लाइन की प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होगी, तो हम लोगों ने इसको अलग से कर लिया है, ताकि हम लोग इसको एक ही बार वाइल सॉल्विंग आवर सर्किट हम लोग इसको एक ही बार शुरू में कैलकुलेट कर लें, इसको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, बिकॉज इट्स कांस्टेंट एंड इट इज कैलकुलेटेड वंस। ये लाइन की प्रॉपर्टी है, तो इट विल बी कैलकुलेटेड वंस, तो हम लोगों ने इसको अलग कर लिया। ठीक है, ओके, सो नाउ इट बिकम्स आई डी आर कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय द वी नॉमिनल। इसको हम लोगों ने नॉमिनल वोल्टेज से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास नॉमिनल वोल्टेज ड्रॉप आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको नॉमिनल वोल्टेज से ड्रॉप कर लेंगे। नॉमिनल वोल्टेज हमारे पास इन आर सिनेरियो इट वाज 250 वोल्ट्स, और 250 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा पूरे सर्किट में, ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को हम लोगों ने के कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लिया। सो के विल बी
सेट टू बी आर कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी नॉमिनल मल्टीप्लाइड बाय 100 एफ, क्योंकि वैल्यू जो है बहुत छोटी आती है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसको थोड़ा सा रीडेबल रेंज में लेकर आते हैं। ठीक है, सो इट बिकम्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। इसको हम लोग एक ही बार अपने कैलकुलेशन में कंसिडर करके एक ही बार कैलकुलेट करके हम लोग बाकी अपनी डिज़ाइन जो है वो उसकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ आवर वोल्टेज ड्रॉप इक्वेशन हैज़ बिकम आई इंटू डी इंटू के, और परसेंट वोल्टेज ड्रॉप विल बी आई इंटू डी इंटू परसेंट के। अगर मल्टीप्लाई 100 नहीं करी तो परसेंट के नहीं आएगा, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 करी हूँ तो परसेंट के आएगा। ठीक है, और इसका के का यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट्स पर एम्पियर पर किलोमीटर। अगर डी जो है वो आपका किलोमीटर्स में है तो किलोमीटर कंसिडर करेंगे। ठीक है, परसेंट और परसेंट वोल्ट पर एम्प्स पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। सही है। अब नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ये जो आर और एक्स की वैल्यूज हैं ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं की, ये हमारे पास, क्योंकि ये केबल के अपनी ओन प्रॉपर्टी से आती है, केबल पैरामीटर है ये, तो हमें ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, ये हमें मिलेगी जो हमारे पास जो केबल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, केबल मैन्युफैक्चरर्स और लाइन मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वो अपनी केबल स्पेसिफिकेशन चार्ट्स में हमारे पास हमें ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि हमारी इस केबल की इतनी रेजिस्टेंस और इतनी रिएक्टेंस जो है वो है। तो हम वहाँ से ये पैरामीटर्स जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन हमारे पास आ गई है वोल्टेज ड्रॉप की, विच इज़ वेरी इजी, आई इंटू डी इंटू के। अब हम इसको अपने सर्किट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर द केबल कैलकुलेशन दिस एक्सएल पी ई 4 कोर 185 मिलीमीटर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 0.127 एंड ओम्स पर किलोमीटर एंड x इज इक्वल टू 0.072 ओम्स पर किलोमीटर। अब ये दो वैल्यूज़ मैंने कहाँ से ली, ये वैल्यूज़ मैंने उस चार्ट से लिए जहाँ जो मुझे ये केबल मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये चार्ट्स आपको ईजिली आपको इंटरनेट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। मैं एक करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। एक मुझे अच्छी सी वेबसाइट मिली थी जहाँ से मैं जो थी वो ले रही थी, विच वॉज electricaltechnology.org। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो ये वेबसाइट है ये हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहाँ पर मैं सिंपली जाकर सर्च कर लूँगी फॉर केबल साइज, लेट से एक कीवर्ड से हमें वो सेलेक्ट करने होते हैं जो कि बहुत कॉमनली हर चार्ट में ही यूज़ हो रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि हम बहुत स्पेसिफिक हो जाए और फिर वो सर्च ना कर सके। तो आई विल सेलेक्ट दिस केबल साइज कैलकुलेशन। अब यहाँ पर हमारे पास LT और HT मोटर्स के लिए हमें ये केबल साइज गिवन है। वी विल डायरेक्टली गो टू द चार्ट। ओके, तो ये हमारे पास चार्ट गिवन है। टेक्निकल डिटेल्स फॉर द 1.1 kV 3 कोर एल्यूमिनियम कॉपर कंडक्टर XLPE इंसुलेटेड आर्मर्ड केबल। ठीक है, ये XLPE के लिए गिवन है, एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों के लिए गिवन है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी डिज़ाइन में ई टैप डिज़ाइन में कॉपर कंसिडर किया था, तो विल कंसिडर ओनली कॉपर। एंड ये 3 कोर के लिए हम लोगों ने 4 कोर कंसिडर किया था। इट्स ओके बिकॉज मल्टी कोर और सिंगल कोर में डिफरेंस है। मल्टी कोर की जितनी अगर 3 कोर हो, 2 कोर हो, 4 कोर हो, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सेम होगी। ठीक है, और वोल्ट्स हमारे पास जो थे वो हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे वो आई गेस 1.1 ही सेलेक्ट किया था, तो ये 1.1 kV ही है। ठीक है, तो हम लोग जो हमारे पास केबल साइज था वो था, एरिया जो था वो था 185 मिलीमीटर स्क्वायर। सो विल डायरेक्टली गो टू हेयर विच इज़ दिस थिंग, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इससे थोड़ा सा ऊपर, 185 मिलीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। अब इसका हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, resistance and reactance. We will not consider the DC resistance, we will consider the AC resistance. So AC resistance which is not of aluminium हम लोग कंसिडर करेंगे कॉपर की। ठीक है, तो कॉपर की हमारे पास जो AC रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 0.127। ठीक है, और जो रिएक्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 0.072। तो यही आई गेस हम लोगों ने कंसिडर की है 0.072 0.127 ऐसे ही है जी, 0.127 0.072 ये हम लोग वैल्यूज जो है वो यहाँ इस टेबल से कंसिडर करेंगे। ये गिवन भी है AC रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके,
तो हम लोगों ने यहाँ से ये वैल्यूज़ जो है वो इस टेबल से कैलकुलेट किए हैं, इस टेबल से लिए हैं, पिक किए हैं, ठीक है। सो आई शोइंग यू द कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, थीटा हम लोगों ने जो कंसिडर किया था वो कंसिडर किया था जो थीटा कंसिडर जो पावर फैक्टर कंसिडर किया था वो कंसिडर किया था 85%, यानी कि कॉस थीटा विल बिकम 0.85 एंड दस फ्रॉम द साइन थीटा विल बिकम 0.5268, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा, सही है। तो कॉस थीटा पता चल गया, साइन थीटा पता चल गया, आर पता चल गया, एक्स पता चल गया। तो हम लोग सिंपली उस इक्वेशन में पुट करेंगे आर कॉस थीटा, आर 0.127 मल्टीप्लाई बाय 0.85 प्लस 0.072 मल्टीप्लाइड बाय 0.5286 डिवाइडेड बाय द नॉमिनल वोल्टेज। द नॉमिनल वोल्टेज वाज 250 वोल्ट्स, ठीक है। तो 250 वोल्ट से डिवाइड करके हम लोग जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम लोगों ने परसेंट में कैलकुलेट करना है, तो 0.0583 ये हमारे पास के की वैल्यू जो है वो आई है, सही है। ओके, नाउ ओके, अब हम लोग को जो है वो वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो द वोल्टेज एट पॉइंट ए इज 0.0583 मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय डी। अब हमारे पास ये जो आई है पॉइंट ए पर, ये हम लोगों ने क्वेश्चन है कि हम लोगों ने यहाँ पर ये जो आई है वो हम लोगों ने 300 एम्पियर्स क्यों लिया है। के समझ आ रहा है कि 0.0583 है, आई नहीं समझ आ रहा। डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में था 50 मीटर, और हमारे पास ये जो के है वो पर किलोमीटर में है, तो हमें इस डिस्टेंस को हम लोगों ने चेंज कर लिया किलोमीटर में। 50 को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो विल हैव 0.05 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन मेरे हेयर अराइजेज इज कि हमारे पास जो करंट है वो हम लोगों ने यहाँ पर 300 क्यों लिया है। 300 करंट हम लोगों ने इसलिए लिया है, वाई, बिकॉज इफ आई ऑब्जर्व दिस, हम लोगों ने अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करें, हमारे पास ये जो फर्स्ट लोड पर ये पॉइंट ए है हमारे पास, इस पॉइंट पर हमारा जो करंट आ रहा है फ्रॉम दिस केबल इज 300 एम्पियर्स। क्यों 300 एम्पियर्स आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा जो लोड है वो हर जो हमारे पास ये जो ब्रांचेस, अगर मैं इसकी ओरिजिनल फिगर पे जाऊं, ये जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इस कंप्लीट ओके, एक तो गिवन भी है 300 एम्पियर्स गिवन है, जो कि 300 एम्पियर्स डिवाइड हो रहा है। पहले यहाँ पर 50 यहाँ गया, फिर जो बचा 300 में से 50 यहाँ गया, 250 यहाँ आया, ठीक है। देन अगेन 50 यहाँ, 200 यहाँ, देन अगेन 50 यहाँ, 150 यहाँ। तो बिकॉज ये क्योंकि एक ही डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट लूप्स हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो हमारे पास करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। वोल्टेज ऑल तो सेम रह रहा है, कुछ विद सम वोल्टेज रेगुलेशन, एक्सेप्शनल वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज सेम रह रहा है और करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। यहाँ 300 आ रहा था और 300 डिवाइड हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। अगर हम इसको जो है वो 300 एम्प्स यहाँ पर ना भी दें तब भी ये खुद से ई टैप जो है वो खुद से कैलकुलेट कर रहा है कि खुद से डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो दे रहा है, ठीक है। तो 298.1 यहाँ से आ रहा है। एट दिस पॉइंट वी विल गेट 298 एट दिस बस, ठीक है, एट दिस पॉइंट। सो दिस 298 विल बी डिवाइडेड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास 298.1 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 300, ठीक है, 300, और ये यहाँ पर डिवाइड हुआ, 50 इसने लिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर 49.9 इसने ले लिया और इसको कितना मिला, 248 पॉइंट समथिंग, 248.3, यानी कि ये जो वोल्टेज 298 था ये डिवाइड हुआ, 49 यहाँ गया और 248 यहाँ। तो अगर हम इस पॉइंट पे कंसिडर करें करंट को, तो इस पॉइंट पर बिफोर डिवाइडिंग द वोल्टेज इज 300, ठीक है, बिफोर डिवाइडिंग, इस पॉइंट पे क्योंकि अभी डिवाइड हुआ नहीं है। इफ आई शो यू दिस डायग्राम विद दिस मार्कर, सो इस पॉइंट पर अगर हम करंट को देखें, इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर तीन हमारे पास करंट्स हैं, एक ये और एक ये। सो द होल करंट, जो नेट करंट है वो हमारे पास 300 है, विच इज फर्दर डिवाइडिंग। अगर हम इस पॉइंट पर, इस लोड पर देखेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल हैव 50, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 250, लेकिन इस पॉइंट पे कंसिडर करेंगे तो वी विल हैव दिस करंट ऑफ 300 विच इज फर्दर डिवाइडिंग। अभी इस पॉइंट पर लेकिन अभी डिवाइड नहीं हुआ। So that's why we have in our calculation, हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन में जो करंट कंसिडर किया है वो 300 कंसिडर किया है, ठीक है, 300 कंसिडर किया है एट पॉइंट ए।
तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो आ रहा है 0.874. सही. So the voltage drop I'm getting over here is 0.874. Now I'm going to compare this voltage drop with the voltage drop I have got from ETAP, from the simulation. अब सिमुलेशन में हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आया है वो आया है 0.918 और हमारे पास जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आया है वो आया है 0.874. Now why is this difference? इतना ज़्यादा डिफरेंस हमारे पास क्यों आया है? वो इसलिए आया है क्योंकि हमारे जो हम लोगों ने कैलकुलेशन जो की है वो हम लोगों ने जो मेथड यूज़ किया है वो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ किया है. अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जो हमें कंसिडर करनी चाहिए थी वो हम लोगों ने कंसिडर नहीं की. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने ये नहीं कंसिडर किया कि हमारा जो हमारे पास ट्रांसफार्मर के बाद जो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कुछ हमारा वोल्टेज ड्रॉप आएगा. दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने कंसिडर नहीं की वो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जैक्ट 300 एम्पियर्स हम लोगों ने ले लिया है, जबकि हम पावर इस सिमुलेटर में देखें तो ये 300 एम्प्स नहीं है एग्जैक्टली. इट इज़ कमिंग आउट टू बी 298.1 एम्प्स. ठीक है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है. सो बिकॉज कैलकुलेशन में हम लोग बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने लोड की टाइप हम लोगों ने कंसिडर नहीं की कि आइदर द लोड इज स्टैटिक और द डायनामिक, और भी बहुत सारी चीज़ें इंसुलेशन वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, जो कि हम लोग इट्स डिफ़िकल्ट और इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कंसिडर एवरी पार्ट. सो दैट इज़ वाई दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वोल्टेज ड्रॉप इज़ कॉल्ड द अप्रॉक्सीमेशन मेथड. ये मेथड जो है वो पर्टिकुलरली अप्रॉक्सीमेशन मेथड हमारे पास कहलाता है, जिससे हम लोग जो वोल्टेज ड्रॉप्स फाइंड आउट करते हैं वो उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, बट नॉट वेरी मच सिमिलर और नॉट वेरी मच सिमिलर टू द सिमुलेटेड वन. ठीक है, सिमुलेशन में जो और प्रैक्टिकल वैल्यूज से बहुत थोड़ी सी दूर होती हैं ये वैल्यूज, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आ सकता है. ठीक है, तो इट इज़ 0.874 वोल्टेज ड्रॉप, इट इज़ कंपेरेबल. ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग VA फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा लोड के ऊपर एक्चुअली आ रहा है. ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन थी. अब हम वोल्टेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं विच इज़ 250, विच वॉज द वोल्टेज आई वॉज गेटिंग फ्रॉम द सप्लाई, विच इज़ 250 माइनस द वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जितना भी आएगा माइनस द वोल्टेज ड्रॉप विल गेट द वोल्टेज एट पॉइंट A. ठीक है, सिमिलरली जब वोल्टेज एट पॉइंट B फाइंड आउट करेंगे तो सिमिलर फॉर्मूला करंट अब जो है पॉइंट B पर 250 बन जाएगा, क्योंकि 50 जो है वो ऑलरेडी लोड A ले चुका है, यानी कि एट दिस पॉइंट द करंट इज 250. ठीक है, विच इज़ फर्दर डिवाइडिंग डिफरेंट पॉइंट्स. तो 250 हम कंसिडर करेंगे एंड 250 कंसिडर करने के बाद we will have the distance will be same. डिस्टेंस सेम क्यों है? क्योंकि पॉइंट B का जो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट A से फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि A से B तक का कितना वोल्टेज ड्रॉप है. तो दैट इज वाई डिस्टेंस इज 50 मीटर्स अगेन. सो करंट 250, डिस्टेंस 50 एंड द K इज विल बी सेम. ठीक है, तो हमारे ये अगेन वोल्टेज ड्रॉप आ गया. अब VB इज VA माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि अब हमारा जो सेंडिंग एंड था वो ये था और रिसीविंग एंड ये था. फिर C के लिए हमारा सेंडिंग एंड ये हो जाएगा, रिसीविंग एंड ये. D के लिए सेंडिंग एंड ये, रिसीविंग एंड ये. E के लिए सेंडिंग एंड ये, रिसीविंग एंड ये. एंड सिमिलरली फॉर द F as well. So this is how you will calculate the voltage drops as well as the voltage at every bus or nodes or the loads. So these were the calculations. And don't get confused if you get the different values from the simulated ones, because हम लोग कैलकुलेशन में हमारा अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ होता है. अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हम लोग जो है जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होती हमारी सिमुलेटेड वैल्यूज से, प्रैक्टिकल वैल्यूज से. ठीक है, सो दिस इज़ वाई नाउ इन दिस लैब यू हैव लर्नड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्टेंस एट विच वी कनेक्ट द लोड टू द फ्रॉम द सप्लाई. ठीक है, यू विल नाउ नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ जाएगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा टिल दिस पॉइंट. ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ तक ज़्यादा होता जाएगा. सही है, और आप देखेंगे कि वोल्टेज एट पॉइंट F विल बी द मिनिमम.
ठीक है, voltage by point F will be the minimum, so that's why it's very critical and crucial to design the distribution network according to the distances we consider for the loads from the point of supply to the point of load. हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखें कि पॉइंट ऑफ सप्लाई से पॉइंट ऑफ लोड का डिस्टेंस कितना है, ताकि हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, लेंथ हमारी जो केबल है वो इस तरह से अच्छी ना हो कि हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन +-5% की रेंज में लाई कर सके. ठीक है, so this was about all of this experiment. Inshallah, in the next experiment we will see the power drops or the power flow in this distribution network. ठीक है.